नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चला है। 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे 3 किश्तों में। पहली किश्त चुनाव से पहले खाते में पहुंच जाएगी। क्या यह फैसला बिहार में महागठबंधन को जीत दिला सकेगा? क्या चुनाव जीतने के लिए ऐसे फैसलों का ट्रेंड बढ़ेगा? मगर जनता पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? कॉलिंग कार्ड में चुनावी स्टंट की चर्चा करनी है। बात तो दिल्ली और मध्य प्रदेश सरकारों की भी करनी है। ठंड बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 94,000 सरकारी स्कूलों के बच्चों को विंटर ड्रेस के पैसे नहीं मिले। दिल्ली में 3,83,000 स्कूली बच्चों के अकाउंट ही नहीं खुले। तो आर्थिक योजनाओं का पैसा उनमें पहुंचता कैसे? बच्चों के हक का पैसा कब मिलेगा? आज एक्सक्लूसिव में यही पूछेंगे। सवाल तो वो मजदूर भी पूछ रहे हैं जो 1,34,000 रुपए महीने की सैलरी के लिए इजराइल जाना चाहते हैं। यूपी से 10,000 मजदूर जाने हैं, राजस्थान और हरियाणा से भी जाएंगे। मजदूरों का सिलेक्शन लेट हो रहा है। क्या यूनियन ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है? फाइनल लिस्ट कब आएगी? मजदूर क्या कह रहे हैं? जान जाए पर नौकरी ना जाए। सिग्नेचर स्टोरी में पता लगाएंगे। पता तो पंजाब के गठबंधन की सेहत का भी करेंगे, जो कल से ही खराब हो गई है। पहले कांग्रेस नेता आप से समझौते के मूड में थे, यानी आम आदमी पार्टी से समझौते के मूड में नहीं थे। आज मान साहब ने कह ही दिया, पंजाब में आपका स्कोर कार्ड 13-0 होगा। 13 ही सीटें हैं वहां पर लोकसभा की। क्या पंजाब में अलायंस बनने से पहले ही टूट गया? फैक्ट फाइंडिंग इसी पर। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात उस फैसले की करनी है जिसके बाद नीतीश सरकार चुनाव की पिच पर विरोधियों को नया चैलेंज दे रही है। हमेशा फ्रंट फुट पर खेलने वाले नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दांव चल दिया है। बिहार के गरीब परिवारों को बिहार सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का फैसला किया है। योजना पर नीतीश कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है ताकि गरीबों के खाते में लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही कम से कम एक किश्त तो पहुंच जाए। लेकिन क्या यह वाकई गरीबों की मदद करने के लिए बनाया गया प्लान है या नीतीश बाबू का नया नपा तुला चुनावी स्टंट? सवाल यह भी है कि क्या नीतीश की देखा देखी और राज्य की सरकारें भी इस तरह के फैसले तो नहीं लेने लगेंगी? सरकारी नौकरियां बांटकर नौजवानों को निहाल करने वाले नीतीश कुमार अब बिहार के गरीब परिवारों के दिन बदलने के लिए तैयार हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना कैबिनेट में पास हो गई है। राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को अब अपने खाते में रुपए आने का इंतजार है। जातीय आधारित जो गणना हुई थी उसमें एक महत्वपूर्ण योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें हर निर्धन परिवार को 2 लाख रुपए राज्य सरकार देने का निर्णय लिया गया था। इसके अंतर्गत 94,33,312 लोगों को 2 लाख रुपए बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि देने का निर्णय हुआ था। राज्य सरकार ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि किस प्रकार इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ये योजना तो उसी वक्त तैयार थी जब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए थे। बिहार सरकार को जानकारी मिली राज्य में 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। लघु उद्यमी योजना ऐसे ही परिवारों के लिए है। हर परिवार के एक सदस्य को 5 साल में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन रकम एक साथ नहीं बल्कि 3 किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त में 25% यानी 50,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी किस्त में 50% यानी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और तीसरी किस्त में 25% यानी 50,000 रुपए और दिए जाएंगे। 2022-23 के लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, यानी सभी परिवारों को एक साथ अनुदान राशि नहीं मिलेगी। नीतीश ने गरीब परिवारों के लिए योजना बनाई तो इस मुद्दे पर उन गरीबों की राय जानना बहुत जरूरी है। कहने के मतलब है कि गरीब परिवार को देंगे पैसे, बाकी देंगे नहीं। अभी चुनाव का अभी आ रहा है तो
चुनाव में सब कोई गछ लेगा कि हम दे देंगे, बाकी देंगे कोई भी नहीं। संजीत पेशे से कारपेंटर हैं। मेहनत के बावजूद कमाई बहुत कम है, इसीलिए नीतीश की 2 लखिया के पात्र हो सकते हैं, लेकिन संजीत को सरकार के वादे पर भरोसा नहीं। नीतीश जी हो चाहे तेजस्वी, सब झूठा बात है सर। हमारे को तो कुछ लाभ नहीं है सर। हमारे तो आओ गरीब परिवार से हैं सर, कमाते हैं खाते हैं, और क्या है ये सब तो देखते हैं। बिहार का तो लोकेशन तो देखवे कर रहे हैं सर कि कैसा स्थिति बिहार का रहता है। यकीन तो संतोष कुमार को भी नहीं है कि सरकारी खजाना खुलेगा और गरीब की जेब तक 2 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। जो वादा किया गया है ये वादा तो किए हैं, लेकिन जिसको बहुमत है, जिसको पैरवी है, उसी को पैसा मिलेगा। ये गरीब तक नहीं पहुंच पाएगा। जयप्रकाश पटना की सड़क पर पान की छोटी सी दुकान चलाते हैं। जयप्रकाश का भी यही मानना है कि सरकार की 2 लाख वाली योजना गरीबों की जिंदगी के लिए गेम चेंजर नहीं, बल्कि सिर्फ चुनावी चूर्ण है। चुनाव के समय वादा झूठा करते हैं, 2-2 लाख रुपए परिवार को कहाँ से देंगे? चुनाव में वोट लेने के लिए अगर कुछ वादा नहीं करेंगे तो जनता गुमराह कैसे होगा? जनता को गुमराह करने के लिए कुछ वादा करना पड़ेगा ना। सर्द मौसम में सिलाई मशीन में आंखें फोड़ रहे मोहम्मद कलीम तो साफ साफ कहते हैं, ना तो गरीब को पैसे मिलेंगे, ना ही गरीबी खत्म होने वाली। वादा हुआ तो मिलेगा, उम्मीद कम है। देखिए मिलेगा तब ना। वोट लेने के लिए तो कम में होता है, वोट मिलेगा बाद फिर कहाँ गरीब आदमी गया कोई पता रहेगा तब ना, खोजेंगे तब ना। यानी जिनके लिए योजना मंजूर है उन्हें ना तो नीतीश के वादे पर भरोसा है, ना तो नीतीश बाबू का इरादा नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश की पार्टी इसे क्रांतिकारी कदम जरूर बता रही है। देखिए ये एक कालजयी और ऐतिहासिक निर्णय है। एक तरफ मोदी मॉडल है जो केवल बड़ी बड़ी बातें जिस मॉडल में कही जाती है और किया कुछ भी नहीं जाता है, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां अर्थात 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियों का सवाल हो या 15 लाख रुपए हर अकाउंट में जाने का सवाल हो। केंद्र सरकार के द्वारा सहमति व्यक्त किए जाने के बाद बिहार में जातीय सर्वे कराने पर सहमति बनी और उनके आंकड़ों के आधार पर ये एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ गया। सूबे के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार पैसों का इंतजाम कहां से करेगी, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। तथाकथित क्रांतिकारी योजना लाकर बिहार सरकार फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन बीजेपी को इस योजना में गरीबों के लिए गारंटी नहीं दिखती। ये धोखा है। बिहार सरकार धोखा कर रही है बिहार की जनताओं के साथ। चला चली के बेला में ये ठगने की काम कर रही है। आप 2 लाख रुपया देंगे कितने दिनों में? 2 लाख कितने दिनों में देंगे? 5 साल के अंदर बोले हैं ना। राज्य को कितना पड़ेगा? मंथली कितना पड़ेगा? एक परिवार में 5 लोग हैं, क्या वो विकास करेगा? क्या रोजगार करेगा? महीना में 3-3.5 हजार रुपया पड़ेगा। 5 लोग परिवार के हैं, भोजन भी नहीं चल पाएगा। अभी तो चुनावी बयार बहनी शुरू हुई है। ये तो लोक लुभावन योजनाओं की शुरुआत भर है। देश भर से अभी बहुत सी ऐसी योजनाएं आएंगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें पहले ही कई तरह की योजनाएं चला भी रही हैं। कोई राशन फ्री दे रहा है तो कोई बिजली पानी, कई मुफ्त बस सेवा और ट्रेन की सफर का भी लाभ दे रहे हैं, फ्री में वो भी। नीतीश बाबू 2 लाख रुपए कैसे देंगे, वो भी 94 लाख परिवारों को? सवाल उठना लाजमी है, वाजिब है, क्योंकि बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए पैसा आएगा कहां से? बिहार की जीडीपी 8.59 लाख करोड़ रुपए की है, लेकिन जीडीपी का 37.8% हिस्सा कर्ज है, यानी 3,25,000 करोड़ रुपए। राज्य का सालाना जो कर्ज है उसमें 10% की बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। 2021-22 में बिहार पर 2,59,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और ये 2022-23 में कितना हो गया? ये बढ़कर हो गया 2,85,000 करोड़ रुपए। बिहार लघु उद्यमी योजना इस बोझ को और बढ़ाने वाली है। नई योजना पर 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अंदाजा लगाइए आप।
बिहार में शिक्षा विभाग का सालाना बजट कितना है? सालाना बजट है 40,450 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग का कितना बजट है? स्वास्थ्य विभाग का सालाना बजट है 16,966 करोड़ रुपए। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नई योजना पर नीतीश कुमार सरकार कितना बड़ा खर्च करने वाली है, या ये कह दें कि बिहार के सिर पर कितना बड़ा और खर्च थोप लिया। वैसे बिहार सरकार की हालत क्या है आर्थिक? बिहार सरकार बाजार से 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को चिट्ठी भी लिख दी है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी सरकार अभी जो भी सरकार हो, बिहार सरकार हो या किसी भी केंद्र की सरकार हो, अभी चुनावी बिगुल बजने वाला है। ऐसे में निश्चित रूप से उससे पहले ये लोग अपना जो ट्रम्प कार्ड है ये लोग अपना खेल रहा है कि कैसे कैसे करके लोक लुभावन वादे करने के लिए ये 2-2 लाख रुपया, इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी दिया था नारा 15-15 लाख रुपया, तो वो भी नहीं दिखाई पड़ा। अभी 2-2 लाख रुपया कर रहे हैं, कहाँ से देगा यह सबसे बड़ा सवाल है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बिहार की जनता कह रही है। नेता हो या जनता, सब जानते हैं कि सरकारें चुनाव से ठीक पहले इस तरह के लोक लुभावन वादे क्यों करती हैं, क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं आपके वोट पाने के लिए। जहां तक नीतीश बाबू का सवाल है तो उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट अब दिल्ली है। वोट मिलेगा तो सीट बढ़ेंगी, सीट बढ़ेंगी तो पार्टी जीतेगी, पार्टी जीतेगी तो नीतीश बाबू पीएम की रेस में बड़े फेस के लिए बार्गेनिंग कर सकेंगे। लेकिन सवाल ऐसी योजनाओं को लेकर है। जाहिर है सरकार अगर लाखों परिवारों को 2-2 लाख रुपए बांट देती है तो यह पैसा उसकी जेब से नहीं जाएगा, यह जनता के टैक्स का पैसा होगा जिसे योजना के नाम पर खर्च किया जाएगा, और इसका असर आपकी जेब पर पड़ना भी लाजमी है। हो सकता है चुनाव से पहले इस तरह की और योजनाओं का चलन भी बढ़ जाए, या फिर जो स्कीमें चल रही हैं उनमें और पैसा डाल दिया जाए, ऐसे ऐलान कर दिए जाएं, फिर चाहे राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र। हमारा कहना है गरीबों की मदद कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन साथ ही टैक्स पेयर्स का भी ख्याल रखिए। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की योजनाओं का ऐलान नहीं होना चाहिए। कम से कम योजना के लॉन्च करते वक्त सरकार का फर्ज बनता है कि वो आम जनता को यह भी बताए कि इस योजना के लिए राज्य सरकार पर इतना आर्थिक बोझ पड़ेगा और वो पैसा इस तरीके से अर्जित किया जाएगा ताकि राज्य की आर्थिक गति पर कोई असर ना पड़े और इस योजना के जरिए कर्ज पर भी कोई आंकड़ा या कर्ज का जो पैमाना है वो और ना बढ़ पाए। योजना तो दिल्ली सरकार ने भी चलाई है। एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विंटर ड्रेस हो या फिर कॉपी किताबें, सबका खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब सरकारें अपने वादों को पूरा करने में देरी करती हैं। दिल्ली में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री तक चला गया है। सरकारी स्कूल खुल भी गए हैं, कई खुलने वाले हैं। बच्चों को विंटर ड्रेस का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कुछ दिन पहले हमने पब्लिक इंटरेस्ट में खबर दिखाई थी, लेकिन लगता है फाइलों पर धूल ज्यादा है। इस बीच ऑडिट रिपोर्ट में यह पता चला है कि 3,83,000 स्कूली बच्चों को आर्थिक योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनका बैंक अकाउंट ही नहीं खुला। यह जिम्मेदारी किसकी है? गड़बड़ कहां हुई और इसे सुधारा कैसे जाए? ये बलराम हैं, 2 बेटियों के पिता। दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं, इसीलिए दिल्ली एमसीडी के स्कूल में एडमिशन कराया। छोटी बेटी नर्सरी में है तो बड़ी बेटी 3rd क्लास में स्कूल जाती है। लेकिन बलराम अब दिल्ली नगर निगम के ढुलमुल रवैये से परेशान हो चुके हैं। एमसीडी ने बच्चों के खाते में जो आर्थिक मदद ट्रांसफर का वादा किया था उसका इंतजार है उन्हें। खाता खुलवा रखा है। पिछले साल बच्चे के 600 रुपये आए थे एक बिटिया के, और बाकी स्कूल से किताबें और स्टेशनरी का सामान मिला था। बाकी यूनिफॉर्म के और जो बैग के वैसे मैडम कहते हैं आएंगे। एक बिटिया के नहीं आए।
चंदर का बेटा विजय भी दिल्ली एमसीडी के स्कूल में ही पढ़ रहा है। अभी तीसरी क्लास में है। चंदर को भी नगर निगम से मदद की उम्मीद थी। मदद नहीं मिली तो खुद ही यूनिफॉर्म खरीद ली, बच्चे को सर्दी के सितम से जो बचाना था। अकाउंट खुला हुआ है? हाँ, अकाउंट खुला हुआ है। कब खुलवाया था आपने? ये सर हो गया अभी 1 महीना हो, अपने लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी सर, हाँ जी, अभी कोई सरकारी पैसा अभी कोई नहीं आया, नहीं अभी नहीं आया सर। उल्टा 500 रुपये दे के खाता खुलाया हुआ यहाँ पे। गुड्डी से मिलिए। 2 बेटी और 1 बेटे की माँ है। तीनों बच्चे दिल्ली एमसीडी के स्कूल में ही पढ़ते हैं। बड़ी बेटी चंचल 3rd क्लास में है। सरकारी मदद मिल जाए इसलिए बैंक अकाउंट भी खुलवा लिया। पैसे नहीं मिले तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी नहीं आई। पुरानी ड्रेस में ही बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं। काफ़ी साल हो गए अकाउंट खुले हुए तो, पर पैसे नहीं आ रहे, उसमें नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा। पता नहीं गवर्नमेंट खा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। दिल्ली के संजय जैन रोज पोते साहिल जैन और पोती लक्ष्मी जैन को एमसीडी के स्कूल में छोड़ने जाते हैं। दोनों बच्चे पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। संजय को पता चला सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होने लगी है, इसीलिए प्राइवेट स्कूल से निकालकर बच्चों का एडमिशन एमसीडी स्कूल में करा दिया। खाता हो गया 1 साल, जब एडमिशन कराया था 2 साल पहले। हाँ जी। पैसे नहीं आए? नहीं, 600 रुपये आए थे। 600 रुपये कब आए थे? वो होंगे पिछले साल आए थे। हाँ जी। इस साल का मतलब पैसा? नहीं, इस साल के नहीं आए। उसके बाद कोई पैसा नहीं आया, ना यूनिफॉर्म मिली, पेंसिल किताबें और वो तो देते हैं, किताबें और कॉपियाँ, और कुछ नहीं मिलता जी। अच्छा, खाता खुला है आपका? हाँ जी, खाता खुला। ये सिर्फ बलराम, चंदर और गुड्डी की परेशानी नहीं है। दिल्ली एमसीडी के 1500 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ रहे 7 लाख से ज्यादा बच्चों का दर्द है। पेरेंट्स या तो खुद ड्रेस खरीद रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं आज नहीं तो कल पैसा आ जाएगा। लेकिन एमसीडी की ऑडिट रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल दिल्ली नगर निगम कार्यालय के चीफ ऑडिटर ने साल 2022-23 को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्म और किताबों के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद को सीधे बच्चों के खाते में ट्रांसफर करने का फैसला किया। इससे पहले साल 2015 तक स्कूल के बैंक अकाउंट में ही पैसे ट्रांसफर होते थे। बाद में स्कूल के टीचर बच्चों को कैश बांटते थे। हिसाब किताब भी स्कूल के टीचर्स को ही मेंटेन करना पड़ता था। साल 2017 में सभी स्कूली बच्चों के बैंक खाते खोलने का फैसला किया गया। 7,86,205 बच्चे एनरोल भी हुए। 6,49,606 बच्चे ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता खुलवाने के लिए जरूरी आधार कार्ड था, लेकिन फिर भी बैंक खाता सिर्फ 4,03,000 बच्चों का ही खुल पाया। बैंक अकाउंट नहीं खुलने की वजह से 48% से ज्यादा यानी 3,83,203 बच्चों के खाते में आर्थिक मदद ट्रांसफर नहीं हो पाई। ऑडिट रिपोर्ट में साफ लिखा है कि बच्चों को आर्थिक मदद ना मिलना राइट टू एजुकेशन कानून के साथ साथ मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। जिस उम्मीद के सहारे एमसीडी में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने बैंक अकाउंट खुलवाए, उस पर पानी फिर रहा है, क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा ना आना सवाल खड़ा करता है कि नेता अपने वादे से मुकर क्यों रहे हैं और बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। यह फाइनेंशियल ईयर इंतजार में निकल गया। एमसीडी के चीफ ऑडिटर ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग को सलाह दी है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बच्चों के एडवांस खाते खुलने चाहिए, बैंक के साथ एमओयू साइन होना चाहिए। खाता खुलने के लिए डेडलाइन 30 जून रखी गई है। ऑडिट रिपोर्ट बाहर आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस, खैर उनको तो मौका मिल गया, विरोधी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। जब से निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आई है,
इनका ध्यान केवल भ्रष्टाचार की ओर हो गया है। इंस्पेक्टर राज दोबारा से कायम हो गया और जहां पर दिल्ली की जनता की वेलफेयर की बात है वो मुद्दे इनके दिमाग में रहते नहीं हैं। गरीब बच्चे हैं वो अब दूर दूर तक इनके मन में उनके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है कि बच्चों को पैसे दिए जाएं। इस सर्दी रिकॉर्ड टूटा है सर्दी का, जितना टेम्परेचर गिरा है, और इस सर्दी में भी बच्चे किस तरह जूझ के स्कूल गए हैं। आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी के लिए तो आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए आपका कोई फोकस नहीं है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली में एमसीडी के अधिकारियों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमने ये जानने के लिए अपने रिपोर्टर दीपक रावत को एमसीडी बिल्डिंग भेजा। हालांकि इस पूरे मामले में जब हमने एमसीडी की प्रतिक्रिया जाननी चाही तो अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन ऑफ कैमरा बातचीत के आधार पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि एमसीडी में अब तक स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं हो पाई। वो इसलिए क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, फैसला आना बाकी है। दिल्ली में स्कूलों का हाल आपने देखा, अब मध्य प्रदेश का दिखाना है आपको। मोहन यादव की सरकार है, सिस्टम को और चुस्त दुरुस्त बनाने की बातें हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी काफी एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन आज पब्लिक इंटरेस्ट में उनका ध्यान सरकारी स्कूलों की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पढ़ने वाले बच्चों को भी विंटर ड्रेस नहीं मिली है। सरकार को ड्रेस का पैसा अगस्त से पहले बच्चों के खातों में देना था, लेकिन साल बदल गया, मगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे पूछते हैं कितना करें इंतजार, विंटर ड्रेस दे दे सरकार, क्योंकि ये उनका राइट टू एजुकेशन है। ड्रेस मिली आपको भी? सर नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं। मेहनत का फल और लड्डू दोनों ही मीठे होते हैं। इन बातों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बेहतर भला कौन जान सकता है। नए नए सीएम बने, सरकार संभालते ही राम के काम में लग गए। खुद लड्डू बनाए, अयोध्या भिजवाए। रामलला पर समारोह में शामिल हुए, खबरदार जो सीएम साहब को डिस्टर्ब किया। बहुत बिजी हैं, राम नाम पर माहौल रंग बिरंगा है। लेकिन रंग बिरंगी तो इन स्कूली बच्चों की ड्रेस भी है। मध्य प्रदेश का ही जिला है सीहोर। यहां इछावर इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रोजाना इसी तरह रंग बिरंगे यानी घर के कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं। राधा, दीपिका, भावना 8वीं क्लास की छात्राएं हैं। गणतंत्र दिवस आ रहा है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं बिना ड्रेस के। जब है ही नहीं, मिली ही नहीं, तो पहनेंगे क्या और मिलेगी कब, इसका कुछ अता पता नहीं। कौन सी क्लास में हो? छठी। ड्रेस मिली आपको भी? सर नहीं मिली। नहीं मिली। बेटा आपका क्या नाम है? दीपिका। ड्रेस मिली आपको? नहीं मिली। नहीं मिली अभी। बेटा आपको मिली ड्रेस? नहीं। ड्रेस तो वैसे कई और बच्चों को भी नहीं मिली। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ही स्कूल आना पड़ रहा है। 8वीं की प्रियांशी से जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो पता चला ये दिक्कत 1-2 महीने की नहीं, काफी पुरानी है। स्कूल टीचर और प्रिंसिपल का भी यही कहना है। हम बिना ड्रेस से आ रहे साल भर से, जब आएगी तब पहनेंगे बच्चे। अभी तो सारे बच्चे बिना ड्रेस में हैं। सोचिए, पूरा सेशन खत्म होने वाला है, 1 महीने बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में विंटर ड्रेस नहीं बांटी। सरकार के मुताबिक 15 अगस्त से पहले नई ड्रेस मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो आधी जनवरी बीत गई। सबकी बात सुनी, अब जिला प्रशासन की सफाई भी सुन लीजिए। देखिए, पिछले 2022-23 का जो सत्र है उसमें 95% लोगों को ड्रेस का वितरण हो गया। 23-24 की बात है, उसको लेकर भी सारी तैयारियां हो गई हैं। 2 ड्रेस का प्रावधान है, सबको 2 ड्रेस दिए गए हैं। 22-23 की जो ड्रेसेस थी वो पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर्स मिला था सबों को, और ग्रामीण आजीविका मिशन ने 100% उसकी आपूर्ति की और उसकी पावती भी अपलोड हो गई है। 23-24 का जो है अभी राज्य स्तर से उसकी राशि आना शेष है। जैसे उसकी राशि आएगी तो ये कार्य भी समय सीमा में पूर्ण होगा। अफसरों की बात सुन ली, अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। मध्य प्रदेश में कुल 94,039 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 13,98,445 विद्यार्थी हैं। 1 से 8वीं तक के बच्चों को 2 जोड़ी ड्रेस देने का प्रावधान है। ड्रेस के लिए सरकार की तरफ से 600 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 2 सेशन से ड्रेस नहीं आई।
जैसा हाल सीहोर में दिखा वैसा ही गुना में भी था। वही गुना जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। मंत्री जी हवाई सिस्टम सुधार रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन को बच्चों की फटी ड्रेस नहीं दिखती। चकझिरी इलाके में सरकारी स्कूल है। बच्चे जमीन पर बैठते हैं। ब्लैकबोर्ड घिसकर सफेद पड़ गया। घिस तो बच्चों की ड्रेस भी गई। पैंट के छेद झांककर सिस्टम से सवाल पूछते हैं। पुरानी ड्रेस आती नहीं, इसीलिए बेल्ट की जगह पिन लगाई है। मगर कब तक बच्चों को ऐसे आना पड़ेगा स्कूल? 26 जनवरी आने वाली है, तो क्या उसमें क्या पुरानी ड्रेस पहन कर आएंगे? पुरानी ड्रेस पहन के आएंगे? अभी तो कुछ उम्मीद भी नहीं है मिलने की। पिछले सत्र की ड्रेस आई है इस बार, तो वो हमने वितरित कर दी है कक्षा 2 से लेकर 5 तक के बच्चों को, और इस सत्र की नहीं मिली है तो कक्षा 1 के छात्र अभी उससे वंचित हैं। मध्य प्रदेश में पहले मामा शिवराज की सरकार थी, अब मोहन यादव है। हमने बच्चों की ड्रेस पर सवाल दोनों से पूछा। जवाब क्या मिला आप भी सुन लीजिए। 1 साल पूरा बीत गया, आजीविका मिशन ने अभी तक ड्रेस नहीं बांटी। मध्य प्रदेश के स्कूल के बच्चों को अभी तक के ड्रेस नहीं मिल पा रही। आज नहीं तो कल सुनना तो पड़ेगा साहब, देखना भी पड़ेगा, क्योंकि सवाल बच्चों का है, जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर ऐसे मुंह मोड़ लेंगे तो इन बच्चों की ड्रेस का पैसा कैसे मिलेगा? अफसरों को ऑर्डर दीजिए, फाइलों से धूल हटवाइए। अगर ऐसा कर देंगे तो बच्चे एक की बजाय 2 गीत खुशी खुशी गा लेंगे, वो भी स्कूल वाली ड्रेस पहनकर। बच्चों के भविष्य के साथ सरकारी सिस्टम कब तक खिलवाड़ करता रहेगा? क्योंकि इसी खिलवाड़ से बचने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है कि लापरवाह अधिकारियों की गलती कौन ठीक करे। वैसे हमने तो ये ठान भी लिया है कि जहां भी जनता के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ उनको उनका अधिकार नहीं मिलेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में हम उनकी आवाज बनते रहेंगे। वैसे सरकार के खिलाफ आवाज तो मजदूर यूनियन भी उठा रही हैं। कई राज्यों की सरकारें मजदूरों को इजराइल भेजने की तैयारी कर रही हैं। मजदूर भी जाने के लिए राजी हैं। यूपी और हरियाणा के सेंटर्स पर लंबी लंबी लाइनें भी लग रही हैं। एनरोलमेंट का काम जारी है। लेकिन इन सब के बीच मजदूरों के इजराइल जाने को लेकर कई लेबर एक्टिविस्ट और मजदूर यूनियन बखेड़ा खड़ा करने लगे हैं। यूनियन ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। इंश्योरेंस का मुद्दा उठाया है। अगर देश से कोई मजदूर कॉन्फ्लिक्ट जोन में दूसरे देश जाता है तो विदेश मंत्रालय के ई माइग्रेट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसी से उन्हें सुरक्षा का अधिकार या सुरक्षा की गारंटी मिलती है। यूनियन का आरोप है कि सरकार ने इजराइल के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसमें बेशक ज्यादा सैलरी है, लेकिन इसमें मजदूर के कॉन्ट्रैक्चुअल सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं दी गई है। सीधी बात है कि वहाँ वर्कर्स को नहीं जाना चाहिए, वो वार टॉर्न एरिया है। वहाँ हमारे वर्कर्स को आप भेज रहे हैं उस गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, जबकि सिचुएशन दूसरी होनी चाहिए कि अगर कोई हमारे वर्कर्स फंसे हुए हैं तो उनको यहाँ लाया जाए। पॉलिसी डिसीजन होगा तो सारे मानक तय होके ना कहीं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस आप करेंगे। मानकों के तय होने से पहले आप कैसे उनको शॉर्टलिस्ट करके सेंटर में भेज रहे हैं? इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है देश में कि वर्कर कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाए। इसको इस एंगल से भी तो देख सकते हैं ना। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम ये समझते हैं कि ये गलत पॉलिसी है। ये देश की शांति प्रिय पॉलिसी के भी विरुद्ध है। ये फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से भी गलत है और इमिग्रेशन लॉज के हिसाब से भी गलत है और वर्कर्स के अहित के लिए है, हित के लिए नहीं है। अगर इमिग्रेशन लॉज के हिसाब से ये गलत बैठता हो तो हम इसको चैलेंज करें। जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये आशंका इसलिए है क्योंकि भारत और इजराइल के बीच बिजनेस टू बिजनेस अरेंजमेंट के तहत समझौता हुआ है। मजदूर वहां जाएंगे, करीब 1.5 लाख महीना कमाएंगे। लेकिन पूरा प्रोसेस है क्या? अब तक कितने सिलेक्ट हो चुके हैं, हुए भी कोई या नहीं, इसकी डिटेल आपको बताते हैं। करार के मुताबिक कुल 42,000 भारतीय श्रमिक इजराइल जाएंगे। इनमें से 32,000 मजदूर होंगे और 8,000 नर्सिंग स्टाफ के लोग। NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसी एजेंसी के जरिए लोगों को इजराइल भेजा जाएगा भारत से।
इजराइल जाने वालों को सालाना तकरीबन 16,47,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। अगर महीने का हिसाब लगाएं तो 1,37,000 के आसपास ये तनख्वाह बैठती है। यूपी से 16,000 रजिस्टर्ड मजदूरों को मौका मिलेगा। पहले चरण में यूपी से 10,000 मजदूर इजराइल भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार 10,000 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। इजराइल जाने की तैयारी का दावा सब कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? कितने मजदूर इजराइल जाने के लिए तैयार हैं और किन्हें सता रही है इजराइल में वॉर जोन की चिंता? देश में रेत बजरी छानेंगे, दिन भर कमर तोड़ मेहनत करेंगे, 500-700 रुपए कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे। इसीलिए सिर पर कफन बांधकर इजराइल जाएंगे और लाखों कमाएंगे। यही सपना मेरठ के देवेंद्र ने संजोया है। पेशे से मजदूर है, फार्म भरने बेगम ब्रिज रोड पर बने श्रम विभाग के दफ्तर आए हैं। इजराइल जाना है, अच्छा कमाना है, लेकिन वहां तो बम गोले चल रहे हैं, इन्हें डर नहीं लगता? आपको पता आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी है या नहीं है? जी नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैसे भी हमें पता चला तो हमने बेरोजगारी की वजह से हमने फर्म घेर देना। जब देखो जी काम नहीं तो कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। यहाँ भी ऐसी थे, जैसा हमें 1,37,000 रुपए बताए गए मजदूरी के, तो इस हिसाब से जा रहे हैं। तो जान जोखिम में डालो। हाँ, जब और भी जा रहे हैं, हम ही क्या जाओगे? गोला आ गया, गिर गया, कुछ हो गया? खैर जो होना वो तो यहाँ भी हो सकता है। जान जाए तो जाए, विदेश में नौकरी का मौका हाथ से न जाए। मेरठ श्रम विभाग के दफ्तर में और भी मजदूर आए। एक एक कर सबने फॉर्म जमा करवाए। बाबू ने पूछा, जो मांगा वो सब कागजात दिए। मजदूर कोई चूक नहीं चाहते। ये दीपक हैं, मजदूरी करते हैं, अकेले कमाने वाले हैं और घर में कई खाने वाले। इनका इजराइल जाना क्यों जरूरी है, सॉलिड वजह बताते हैं। रोजगार यहाँ पर है नहीं, तो रोजगार की वजह से जाना चाहते हैं। आपकी बीमा वगैरह कुछ मिलेगा या ऐसी कोई जानकारी? ना और कोई जानकारी इन्होंने दी नहीं। भाई हमारी सरकार कुछ सोच समझ के कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होगी सरकार भी हमारी। बेरोजगारी बड़ा दर्द देती है। जब कई दिनों तक मांगने के बावजूद दिहाड़ी नहीं मिलती, कोई काम नहीं देता, तो सबसे बड़ा संकट क्या होगा? दीपक को बेरोजगारी से डर लगता है, बम गोले से नहीं। लेकिन मुद्दा मजदूरों की सुरक्षा का है। इसलिए हमारे रिपोर्टर सनु शर्मा मेरठ के उप श्रम आयुक्त से मिले। वो क्या गारंटी देते हैं, ये भी सुनिए। केवल हम 4 प्रकार के श्रमिकों को ही इसमें चिन्हित किए जाना है। तो उस क्रम में लगभग हम लोगों ने 2000 के आसपास लोगों से उनके दूरभाष नंबरों पर बातचीत की। उसके अनुसार 191 लोगों ने अपनी सहमति दी है। अभी तो फिलहाल हम लोगों को डायरेक्शन चिन्हांकन के ही है। आगे जो भी डायरेक्शन होंगे उसके अनुसार सबको अवगत कराया जाएगा। यूपी से जो श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे, उनके चयन पर आखिरी मोहर लखनऊ के रोजगार मेले में लगेगी। इजराइल जाने वाले श्रमिकों को इसी रोजगार मेले में ये जानकारी दी जाएगी कि उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी और क्या नहीं। हालांकि मेरठ सहित यूपी के तमाम जिलों के अफसरों पर जिम्मेदारी इतनी भर है कि उन्हें 4 श्रेणी में श्रमिकों का चयन कर रिपोर्ट लखनऊ भेजनी है। मेरठ के बाद इटावा का हाल देखिए। श्रम विभाग के दफ्तर में मजदूरों की तगड़ी आमद है। ये इटावा के मंजे हुए राजमिस्त्री प्रेम कुमार हैं। पत्थर पर बैठकर गहरी सोच में डूबे हैं। चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उन्होंने भी इजराइल जाने की ठानी है, लेकिन परेशानी क्यों है और फिक्र किस बात की है? बीमा की बात आ रही है, सरकार बीमा कराएगी नहीं कराएगी। मैं अकेला अपने माँ बाप का हूँ, तो इसीलिए मैं थोड़ा डर में हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तब से मेरे घर में बुजुर्ग माँ बाप सब लोग मना कर रहे हैं। बीमा नहीं है तो मेरा भी मन बदल रहा है। इसमें बीमा हो तो हम जाने के लिए सहमत हैं। हमारे जैसे करीबन 100 लोग तो हमारे आसपास के ही हैं। प्रेम कुमार ने 100 लोगों का पता बताया। हम एक पते पर पहुंचे। सामने घर था जिसकी दहलीज से तंगहाली और बदहाली बाहर झांक रही थी। ये मजदूर जैकिशन है। आजकल काम धंधा है नहीं, इसलिए इजराइल जाना चाहते हैं, लेकिन मन बड़ा घबरा रहा है। क्यों? इजराइल में तो लाखों कमाने का मौका है।
तैयारी क्या, वो लोग बाग अगवा उड़ा रहे हैं, इसी वजह से हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उधर जाते हैं और लौट के नहीं आ पाते, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। इसी वजह से हमारी मैडम भी घबरा रही हैं। हम तो सोच रहे हैं चले जाएं तो लाइफ भी बन सकती है उधर, इधर तो कुछ भी नहीं कमा पाते हैं। अभी हमारे कुछ है भी नहीं बीमा में, कुछ बताते तो हम सोचते भी। जान की गारंटी अभी कहीं से नहीं मिली, इसलिए जय किशन श्योर नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है। इन्हें तो यही लगता है। मेरठ में 150 लोग विदेश जाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। अब उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार क्या कर रही है? इसका जवाब इटावा की सहायक श्रम आयुक्त से मिला। पर इटावा में 150 श्रमिकों का डाटा लिया गया जो इजराइल जाने के लिए इच्छुक है, जिसमें से 101 का डाटा हम आगे के लिए भेज दिया गया है। ITI अलीगंज लखनऊ में हम भेजेंगे। भारत सरकार द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है और सरकार के निर्देशन में ही उनको आगे भेजा जाएगा। मेरठ और इटावा में मजदूरों की मजबूरी का मीटर मापने के बाद ABP न्यूज जा पहुंचा पीतल नगरी मुरादाबाद। नायाब कारीगरी के इस शहर के मजदूरों ने भी इजराइल जाने की ठानी है। श्रम विभाग के दफ्तर में दस्तावेज जमा करवाने आए हैं। ये धर्मवीर और शिव कुमार हैं, बेहद गरीब हैं। मजदूरी करते उम्र आधी हो गई। दूसरों के सैकड़ों घर बनाए, लेकिन अपने मकान की आज तक एक ईंट नहीं लगा पाए। बहुत गरीबी हालात में है। एक बार मैं गया था मलेशिया, एक पता चला सरकार ने कुछ मौका दिया तो हमें मौके में मिला, तो हमने आने जाने के लिए पैसे ही नहीं थे तो जाते कहाँ से। जंग के हालात हैं, युद्ध ग्रस्त इलाका है, सुरक्षा को लेकर के जंग का है, लेकिन हमारे ये जो है योगी जी मोदी जी, ये तो हमारा ध्यान रखेंगे। गरीबी और बेरोजगारी दोनों का दर्द है। और भी कई मजदूर दफ्तर में मिल गए। क्या उन्हें इजराइल में छिड़ी जंग का इल्म है तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? देश सर, वहाँ का देश वाले सुरक्षा करेंगे। हम तो काम करने वाले हैं। अच्छा, काम करेंगे, सुरक्षा तो हमारे देश के, वहाँ के देश के करेंगे। कहाँ किया काम? जुबेल, मैंने 2.5 साल करा सर। फरोख्त पड़ना मिल गया था, मतलब 2.5 लाख रुपए उसने ले लिए। वहाँ से रिटर्न में वापसी 2.5 साल में अपना मैंने मजदूरी करके वैसा आ गया। मोदी जी ने निकाला ना, योगी जी हैं, ये तो रक्षा हमारी वो करेंगे। मजदूरों को परवाह नहीं, प्रदेश में जान जाए तो जाए, भरोसा सरकार पर है। इसलिए सरकार क्या कर रही है? जान की गारंटी दे रही है? ये पूछना तो बनता है। 217 श्रमिकों ने इजराइल जाने के लिए अपनी सहमति दी है और यह प्रक्रिया अभी 2-3 दिन तक और जारी रहेगी। कंपनी जो है जिसके माध्यम से इनको जाना है वो टेस्ट लेगी लखनऊ में। क्या कोई उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके बीमे को लेकर के भी कोई प्रावधान है? अभी ये ऐसी कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। एक SOP है, उसका पूर्ण पालन सरकार द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ही क्यों, हरियाणा चले आइए, तस्वीर माथा चकरा देगी। यहाँ बेरोजगारों की भरमार है। रोहतक में मजदूरों की लंबी लाइन है। सैकड़ों सड़क पर बैठे इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी आने का, क्योंकि रोहतक की दयानंद यूनिवर्सिटी में इजराइल के लिए सिलेक्शन चल रहा है। मौका 21 जनवरी तक का ही है। ये महेंद्र सिंह हैं, राजस्थान के चुरू से रोहतक पहुंचे हैं और सपना वहीं इजराइल जाने का है। 1,37,000 सैलरी बताया और रहन सहन, खाना पीना सब बढ़िया बेहतरीन फैसिलिटी देंगे ऐसे बोले वो लोग। अभी तो थोड़ा माहौल ठीक हुआ है, शांतिपूर्ण माहौल है अभी तो, पहले युद्ध था। भीड़ में झुंझुनू के अशोक भी मिले। इनका कॉन्फिडेंस हाई है। इन्हें वॉरजोन में जॉब पर जाते डर नहीं लग रहा। प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, इन्हें परवाह नहीं। इनका अपना तर्क है और अपना नजरिया भी। यहाँ कुछ पैसा बचते नहीं इतना, जो वहाँ सेफ मनी बच रही है, हर महीने अकाउंट में आएगी और हमारा फैमिली खुश रहेगी और हम भी मेहनत करेंगे। ऐसा कुछ टेंशन नहीं। मैं अमेरिका आर्मी के साथ में अफगानिस्तान में काम किया है, ऐसा हमको कोई फील नहीं है, कोई डाउट नहीं है। यूपी से हरियाणा तक मजदूरों का एक दर्द, एक सी मजबूरी सुनाई दी। काम नहीं है, रोजगार की गारंटी नहीं है। कम से कम प्रदेश जाएंगे तो अच्छा कमाएंगे और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ताकि मजदूर का बेटा मजदूर न बने। बाकी बेरोजगारी जो ना कराए वही काफी। कंफ्यूजन तो है, लेकिन पहल अच्छी है। हालांकि सच ये भी है कि मजदूरों को नौकरी के साथ साथ हिफाजत की गारंटी भी मिलनी चाहिए। कल आपको पंजाब में इंडिया एलायंस की टेंशन के बारे में बताया था।
आज ये और बढ़ गई। ऐसा लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलायंस को लेकर तलवारें खिंच चुकी हैं। चंडीगढ़ में दोनों ने मेयर पद के लिए अलायंस कर लिया, लेकिन पंजाब में दोनों में से कोई भी पार्टी सीट शेयरिंग के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है। कल पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं को गठबंधन पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। कह दिया आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 की 13 सीटें जीतेगी। यानी कम से कम पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ अलायंस करना नहीं चाहते। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। मान साहब तो 7 सेकंड का बयान देकर निकल गए, लेकिन यह बयान पंजाब में अलायंस की रही सही उम्मीदों पर भी पलीता लगा गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने भगवंत मान की बातों का जवाब दिया और जवाब में ही अलायंस पर अपना रुख भी साफ कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और हर पार्टी दावा करती है कि मैं 13-0 से जीतूंगा। 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल और बीजेपी। सबसे बड़ा नंबर पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी का रहेगा। कितना मुश्किल होगा अब धरने लगाते हैं आम आदमी पार्टी के साथ और उनके साथ अलायंस करना? देखो, दैट इज अ ब्यूटी इन पार्टी। यही खूबसूरती है पार्टी के अंदर कि पार्टी ने हमेशा हर व्यक्ति की आवाज़ सुनी है। और मेरे को याद आज भी राहुल गांधी ने क्या कहा था उस दिन, खरगे साहब जिस दिन हम मिलने गए थे, पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी थी, सब लोग गए, सबके विचार सुने गए और मुद्दों पे भी चर्चा रही। तो उन्होंने कहा था कि आपकी भावनाएं, हर चीज़ को मद्देनजर रखा जाएगा। वैसे मसला पंजाब ही नहीं, बिहार, यूपी, बंगाल और कई दूसरे राज्यों में भी सीट शेयरिंग को लेकर फंसा हुआ है। इसीलिए जो करना है, इंडिया गठबंधन के नेताओं को अब जल्दी करना होगा। आज खेल की दुनिया से एक शानदार खबर आई है। युवा चेस सुपरस्टार आर प्रज्ञानंद ने शतरंज के एक टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डिंग लीरेन को हरा दिया। उन्होंने 62 चाल में ये जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही 18 साल के प्रज्ञानंद के 2748.3 पॉइंट्स हो गए हैं और वो अब विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर शतरंज के इस नए हीरो को शुभकामनाएं दी हैं। अब वक्त पब्लिक इंटरेस्ट में आपके कमेंट्स का है। देखते हैं आपने क्या लिखा है कल की खबरों पर। ब्रिज राज क्या लिखते हैं, राजस्थान रोडवेज का घाटे का मूल कारण सरकार की गलत नीतियों और अफसरों का भ्रष्ट होना है। मुख्यालय पर बैठे अधिकारियों को डिपो के मुख्य प्रबंधकों की भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है तो मुख्यालय में बैठे अधिकारी भी नहीं सुनते। इससे लगता है पूरा तंत्र भ्रष्ट है, यही मूल कारण है घाटे का। ब्रज जी ने राजस्थान की रोडवेज व्यवस्था पर लिखा है। ये एयरलाइंस वाली स्टोरी पर सौरभ लिखते हैं, सरकार को मामले का संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। सौरभ जी, कार्रवाई हो रही है, की भी जाएगी। चलिए, अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन विवेक श्रीवास्तव के साथ जरूर देखिए राम फैक्टर। शुभ रात्रि।